फिर बाबा जी तो अपनी बरकतें लुटाने वहाँ रह गए और मैं वापस चला आया। वो रात मैंने एक दूसरे दर्जे के होटल में गुजारने की सोची। ये होटल भी अमृतसर के किसी सरदार जी का था और यहाँ ज़्यादातर पंजाबी लोग ही क़याम करते थे। उन्होंने मुझे जी आया नु कहा और मामूली किराया वसूल करके एक सिंगल बेड कमरा मुझे सौंप दिया। मकामी कबाहतों से बचने के लिए जो यहाँ की ज़िंदगी का जुज़्वे लाइफिक बन चुकी थी, मैंने एक काउंटर पर मौजूद सरदार जी से दरख्वास्त की कि वो कम अज़ कम आज रात किसी को मेरे कमरे में आने की इजाज़त न दें। मेरा मतलब समझकर वो मुस्कुराए। क्यों महाराज जी, कलकत्ते वाले पसंद नहीं आए? पंजाब कमाल भी है इधर। उन्होंने बड़ी बेहयाई से आंख का एक कोना दबाते हुए कहा, नहीं सरदार जी, असल में 2-3 रोज से सफ़र में हूँ ना, इसलिए काफ़ी थक चुका हूँ और आराम करना चाहता हूँ। मैंने खिसियाना सा होकर माजरत पेश की। ठीक है महाराज जी, कल सही। मेरे जाते जाते इसने फिक्रा उछाल दिया। मैंने इसे भी गनीमत जाना कि कम अज़ कम आज रात कोई हवाजारी मेरी नींद में मखल नहीं होगी, वरना तो वहाँ इससे सरफे नज़र का सवाल ही पैदा नहीं होता था। कमरे में पहुंचकर मैंने खाना वहीं मंगवाया और लंबी तान कर सो रहा। सुबह मेरी आंख इस वक्त खुली जब रोशनदान से धूप मेरे कमरे में उतरने लगी। होटल के हाल में पंजाब के रिवायती नाश्ते से बहरा बंद होकर बाहर आ गया। एहतियातन एक पिस्तौल मैंने अपने कपड़ों में महफूज कर लिया था। मेरा रुख रेलवे यार्ड के एक वीरान सिमत की तरफ था, जहां उस्मान को अब से 2 घंटे बाद मुझसे मिलना था। हमारी इस मुलाकात पर हकीकत में हमारे आइंदा मुस्तकबिल का दारोमदार था। उस्मान ने कल कैप्टन शर्मा वाले हवाले से राब्ता कायम कर लिया होगा और अब इसने मुझे वही रिपोर्ट देनी थी। ये बड़ा मुश्किल काम था कि किसी इंटेलिजेंस ऑफिसर का एतमाद हासिल करना, और वो भी इस सूरत में जबकि कैप्टन शर्मा खुद गायब था। जाहिर है वो हमारे हत्थे चढ़ चुका होगा। उस्मान पर पाकिस्तानी एजेंट होने का शक भी किया जा सकता था, लेकिन हमने कैप्टन शर्मा की बाकी ग्रुप के लोगों के हुलिये और नाम हिफज कर रखे थे और हमारी मुहिम भी बड़ी मुख्तसिर नौइयत की थी। हमें वहाँ बमुश्किल 15-20 रोज़ क़याम करना था और इसी दौरान सब कुछ कर गुजरना था। आरवी के लिए इस जगह का इंतखाब हमने कल ही किया था। यहाँ से गुजरते हुए इत्तफाकन हमारी नज़रें इस तरफ उठी तो ये गोशा आफियत नज़र पड़ा और हमने इस हशरातुल अर्ज़ की सी आबादी वाले शहर में इसे मामून व महफूज जानकर आइंदा अपनी मुलाकातों के लिए इंतखाब कर लिया था। मैं यार्ड के कोने में खड़ा था। चारों तरफ से शटनिंग करते इंजनों का शोर सुनाई दे रहा था। उस्मान ने तरबियत के मुताबिक मुखालिफ सिमत से अंदर आना था और मेरी नज़रें इस क़यामत के रास्ते में गड़ी थीं। वक्त मुकर्ररा के 2 मिनट बाद ही वो इस सिमत से आता दिखाई दिया। इसका गुलनार चेहरा बज़ाहिर इस अमर की निशानदेही कर रहा था कि इसने मैदान मार लिया है। मैं अचानक मुखालिफ सिमत से निकलकर इसके सामने आया था। मुझे देखते ही वो तमाम एहतियाते बलाए ताक रख कर भाई का नारा लगाकर मेरी सिमत बाहें फैलाता हुआ बड़ा और मुझसे लिपट गया। इसे अलग करने और धक्का देने का अमल मेरी तरफ से एक ही वक्त में वकूफ़ पज़ीर हुआ था। मेरी छठी हिस्स काम कर गई थी, वरना वो गोली जो हम दोनों के दरमियान से गुजर कर सामने वाली दीवार में घुस गई थी अपनी कीमत चुका चुकी होती। खुद मैं एक तरफ हुआ, मैं तैरता हुआ इस तरह हमला आवर पर आया था कि उसे अगला फायर करने की मोहलत ही नसीब न हुई। पिस्तौल इसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। इससे पहले कि मैं अपना पिस्तौल निकाल लूं, एक जहरीली फंकार मेरी अकब से गूंजी। हैंड्स अप। हाथ उठाकर मैं आवाज़ की सिमत घूम गया। मेरे सामने उम्मीद सरकार स्टेन गन ताने खड़ा था। साला हमको बेवकूफ़ समझता है, इसने हमें गालियां देते हुए कहा। मैंने कभी वरेआम होने का दावा नहीं किया है, लेकिन मुशक्क़तों और तरबियत की जिस भट्टी से निकलकर मैं कुंदन बना था, इसका तसव्वुर भी बड़े बड़े सुरमा नहीं कर सकते थे। दौरान तरबियत जब तपती रेत पर मुसलसल 3 घंटे मार्च करने के बाद हमारे अंदर लोहे पिघला देने वाली भट्टियाँ बन गई थीं और बदन के रक में हमारे जोड़ सुलग कर खुश्क लकड़ियों की तरह चटकते हुए महसूस होने लगे थे, तो हमने अपने स्टाफ से एक्सरसाइज के खात्मे पर पूछा था, सर क्या अमली ज़िंदगी में ऐसे हालात का तसव्वुर भी मुमकिन है? इससे भी बदतर हालात पेश आ सकते हैं, हमारे स्टाफ ने रात किसी तरह कड़क कर कहा था। असल में इन मुशक्क़तों का मकसद जिस्मानी अज़ियतें बर्दाश्त करने से ज़्यादा जवानों को ज़हनी अज़ाब झेलने के लिए तैयार करना होता है। हम जिस शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते थे, वहाँ मुसीबत पड़ने पर बुज़दिली या वार ख़ता जाने पर जंजलाहट का शिकार नहीं हुआ जाता। गर्मियों और सर्दियों की लातादाद अज़ाबों का मज़ा चखने के बाद मैंने इस मौत की वादी का सफ़र अपनाया था। मैंने चौथी सिमत ज़रूर इख्तियार की थी, लेकिन रास्ते में मिलने वाले मुख्तलिफ आदमखोर जिन्नों, इंसानी खून पीने वाली चुड़ैलों और मिट्टी पड़कर फूंकने से इंसान को पत्थर का बुत बना देने वाली जादूगरनियों से बचने के ढंग मुझे भी आते थे। लेकिन इस लम्हे उम्मीद सरकार को अचानक वहां देखकर सनसनी की एक लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में उतर गई। हम दुश्मन की सरजमीन पर दुश्मन ही के परवरदा पिल्ले के रहमो करम पर खड़े थे। वो लोग जो किसी के हाथ मादरे वतन का सौदा करने से ना चूके, इनसे इंसानियत, इंसाफ या अमन पसंदी की तवक्का दिवाने का ख्वाब नहीं तो और क्या है।
उम्मीद सरकार के हाथों इस तरह बेजर केचुए की मानद पकड़े जाने के बाद हमारा अंजाम क्या हो सकता था, इसका तस्वुर ही बड़ा अलमनाक था। मौत से ज्यादा मरने का अमल तकलीफ देह होता है, और जब मेरी तवज्जो इस अमल की तरफ गई जिससे मारने से पहले ये खून आशाम भेड़िए हमें गुजारते, तो एक झुरझुरी लेकर गोया मैं ख्वाबे गफलत से बेदार हो गया। ये फसानवी बात नहीं कि अकेला कमांडो निहत्था होने के बावजूद 5 मुसल्ले आदमियों से निमट सकता है, लेकिन यह भी हकीकत है कि कमांडो किसी आसमानी मखलूक का नाम नहीं है, बल्कि वो भी इस मरती मारती कायनात का हिस्सा है जो नाकाबिले बयान तरबियत के मराहल से गुजर कर कुछ इजाफी सिफात से ज़रूर मुतशफ़ हो जाते हैं। फिर हर इंसानी अमल हालात का मोहताज होता है, मौके हासिल ही नहीं होते, पैदा किए जाते हैं। मेरे इंस्ट्रक्टर जिंदा पीर की तरह मेरे लाशऊर में जागे। उस्मान भी अब दहशत ज़दा होकर उठ खड़ा हुआ था। मुझे खुद से ज़्यादा फिक्र इसकी यूं भी थी कि कहीं वो 2 सांडों की लड़ाई में पिसकर न रह जाए। मेरी किसी भी हरकत से बिदक कर अगर अचानक ही उम्मीद सरकार से गोली चल जाती तो उस्मान इसका पहला निशाना बनता है। उम्मीद का दूसरा साथी जिसे मेरे हाथों ज़बरदस्त जिक पहुंची थी, एक कोने में खड़ा हमें खूनखार आंखों से घूर रहा था। इसकी हालत इस झंझलाए हुए भेड़िया की सी थी जिसके मुंह से इसका निवाला छीन लिया जाए। इसकी आंखों में जागने वाली बर्बरियत में इतने फासले से बखूबी महसूस कर सकता था। वो इशारा पाते ही हमारी हड्डियां तक चबा जाने से गुरेज न करता। मेरे खड़े हाथ की ज़रब और पाँव की ठोकर ने इस पर जो कयामत ढाई थी, इसका अंदाज़ा इसके चेहरे से बखूबी हो रहा था जिस पर खबासत बढ़ती जा रही थी। अपने जबड़े उसने तकलीफ और गुस्से के खोलते जज्बात को दबाने के लिए भींच रखे थे, जिससे इसके चेहरे की हड्डियां उभर कर और नुमायां हो रही थी। अगर इसे मामूली सा मेकअप करवा दिया जाता तो वो खून पीने वाला ड्रैकुला नजर आता। जमीन पर गिरा अपना पिस्तौल इसने उठाकर हाथ में पकड़ लिया था। हम इस मसरूफ तरीन रेलवे स्टेशन के इस हिस्से में खड़े थे जहाँ सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं हुआ था। यहाँ शटनिंग करने वाले इंजनों का शोर या कांटे बदलने की आवाज़ें तो सुनाई दे रही थी, लेकिन किसी को इतना होश नहीं था कि वो पलटकर हमारी खबर ले। वक्त ने हम दोनों को कैसा मौका दिया था कि अगर उम्मीद सरकार और इसके साथी को भारतीय सरकार के परवरदा एजेंट होने का एडवांटेज मुयसर था, तो हमें भी ये सहूलत हासिल थी कि यहाँ से बुलंद होने वाली गोली की आवाज़ इंजनों के शोर में दब कर रह सकती थी। कम अज कम एक दूसरे से भिड़ जाने की सूरत में कुछ वक्त तक हम दुनिया वालों की नज़रों से बचे रह सकते थे। पिस्तौल जेब में डाल लो बुज़दिल, उम्मीद सरकार ने अपने साथी को गाली दी। इसने अभी तक पिस्तौल इसी उम्मीद पर हाथ में पकड़ा था कि अभी इसका लीडर इसे हुक्म दे कि हमें बारी बारी गोली मार कर अपने दिल की भड़ास निकाल ले। इसने खासी झंझलाहट का मुजाहिरा करते हुए पिस्तौल अपनी जैकेट की जेब में रख लिया। जिस तरह इसने खुद पर काबू पा रखा था, इसका अंदाजा कुछ मैं ही लगा सकता था। इस रोज तो बच गया था साले, आज देखूंगा तुझे, तेरी तो न जाने मुझे कब से तलाश थी। उम्मीद ने उस्मान को मुखातिब किया, और मुझे तेरी। उस्मान की आवाज़ में छुपे हुए कहर ने मुझे दरताए हैरत में डाल दिया था। इसकी शख्सियत के इसरार आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर मुनकशिफ हो रहे थे। बुज़दिली की बजाय उसने गुस्से में पनाह पाई थी। शट अप, उम्मीद सरकार गला फाड़ कर धाड़ा। यू शट अप, उस्मान ने इससे भी ज्यादा ऊंची आवाज से चिल्लाकर कहा। कुदरत हर रास्ता खुद हमवार कर रही थी, बस यही कुछ असल में मुझे दरकार था। हमारी पहली कोशिश यही होती है कि हमलावर को एबनॉर्मल कर दें ताकि वो झंझला कर तैश खाकर कोई गलत हरकत करें, कहीं से लग्जिश खाए और हम वो कर गुजरें जिसे अरफ़े आम में मौजिज़े से ताबीर किया जाता है। उस्मान के दूबदू जवाब ने उम्मीद सरकार पर राशा तारी कर दिया था, लेकिन वो पेशावर गुरीला था और इससे पहले इसने मेरे हाथ भी देख रखे थे, इसलिए शायद इसने अपनी दिमागी तवाज़न को खोपड़ी की हंडिया से बाहर न आने दिया। जाओ गाड़ी इधर ले आओ, इसने बजाय उस्मान को गाली देने के अपने साथी को हुक्म दिया। सबसे पहले तुम्हारी जुबान तालू से अलग करूंगा और फिर तुम्हारी लाश गाड़ी में वतन ले जाऊंगा। इसने बड़े खूनख्वार लहजे में उस्मान से कहा, तुम ये हसरत ही दिल में लेकर मर जाओगे। उस्मान ने गोया उसे आसमानी फैसले से आगाही दे दी थी। इसका साथी मेरे पहलू से निकलकर और उम्मीद सरकार के सामने से गुजर कर आगे जाने लगा, और यही वो वक्त था जब इसे मेरे और उम्मीद सरकार के दरमियान दीवार बनना था। मुझे वो लम्हा दावत अमल दे रहा था कि मैं जो कुछ कर सकता हूँ इस एक लम्हे में कर गुजरूँ। इसके बाद मरने तक मुझे कोई मौका मुयस्सर न आता। मैंने नज़रों से वो फासला नापा जिसे एक ही जिस्म में मुझे अबूर करना था। कदमों में छुपी ताकत को एतमाद के पल्लड़े में तोला कि इन्हीं कदमों पर उछल कर मुझे गोहरे मकसूद तक पहुंचना था। मैंने जहन में पोशीदा सारी हिकमत अमली को एक नुक्ते पर मरकूज किया और साथे सईदा को इंतजार करने लगा। जब इसके साथी ने उम्मीद सरकार के हुक्म की तामील में अपनी जगह से हरकत की तो इसने गोया पाँव की मिट्टी छोड़कर मुझे काले इलम से छुटकारा दिला दिया।
तब मुझे फिजाओं में हर वक्त मौजूद रहने वाली इन तलिस्माती कुव्वतों का ज्ञान हासिल हुआ जो अब मेरे वजूद का हिस्सा बन चुकी थी। मेरे बाजुओं और पिंडलियों की मछलियां फड़कने लगीं। जैसे ही वो इस नुक्ता इंतहा को पहुंचा जो मेरे मिशन का नुक्ता आगाज था, मैं जोर से चिल्लाया डाउन। जहां ये एक तरफ उस्मान को जमीन बोस होने का इशारा था, वहां उम्मीद सरकार को चंद लम्हे के लिए बौखला देने का एक नफ्सियाती हरबा भी था। फिर झपटने और पलटने का अमल एक साथ वकू पजीर हुआ। मैं तिरछा होकर हवा में जकंद भरता इसके पहलू में आ रहा था। वो शख्स मेरी ढाल था जिसकी आड़ में मेरे मंसूबे ने कामयाबी हासिल करनी थी। मेरे पांव जुड़कर इसकी पसलियों में घुसे। एक तो हमला अचानक और जोरदार, दूसरा पुश्त से और बेखबरी में वो अपनी जगह से गोली की तरह निकलता उम्मीद पर गिरा, जिसकी स्टेन गन बौखलाहट में जमीन की तरफ झुक गई थी। मजरूब का मुंह और सीना शुतरे बेमुहार की तरह इसके बाजुओं पर आया और इस पर से फिसलता हुआ स्टेन गन समेत जमीन पर। लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं था कि उम्मीद सरकार को संभलने की मोहलत नसीब हो जाती। मैंने हथेलियां जमीन पर टिकाए हुए माहिर पहलवान की तरह अपनी दोनों एड़ियां इसके सीने पर मारी और इसके सीधे होते ही इस पर सवारी गाड़ ली। उस्मान ने भी अपना फर्ज नहीं भुलाया था। मेरे डाउन पुकारने पर वो गिरा और दूसरे ही लम्हे उठकर दोबारा दूसरे शख्स पर छा गया। ये बिल्कुल इसी तरह था जैसे कोई पहलवान हरीफ को जोरदार फ्लाइंग किक मारकर बेबस कर दे और इसके बाद रिंग के रस्सों पर जंप लेकर इसकी नीम मुर्दा जिस्म पर रेफरी से 3 की गिनती करवाए। अब सूरत हाल ये थी कि सबसे नीचे स्टेन गन थी, इसके ऊपर उम्मीद सरकार का साथी और इन दोनों के ऊपर उस्मान। उम्मीद सरकार पर छाते ही मेरे सामने वो ब्लैक बोर्ड नुमाया हो गया जिस पर इंसानी असाबी निज़ाम का नक्शा खींचा था। खून का दबाव बढ़ाने और घटाने वाली नालियाँ, खून सप्लाई करने और वसूल करने वाली रगें। खून की एक एक नाली पर मेरे इंस्ट्रक्टर साहब की छड़ी फिर रही थी और इसके पूरे निज़ाम कार से आगाही देने लगी थी। ये है वो मुकाम। उन्होंने एक मखसूस मकाम पर छड़ी की नोक जमाई, फिर इसे ब्लैक बोर्ड पर चाक की मदद से नुमाया किया। इस पर सिर्फ 10 सेकंड का दबाव हैवीवेट चैंपियन को भी मौत की नींद सुला देगा। माई बॉय, यहाँ मगलूब पर सबसे पहला रद्द-ए-अमल ये होगा कि इसके असाब मुख्तल हो जाएंगे, जहन और जिस्म का राब्ता मुनक़ते हो जाएगा। सोचने समझने की तमाम सलाहियतें मकफूद और जिस्म का अंदरूनी निज़ाम तो इस तरह बिगड़ता है कि हाथ पैरों से जान निकल जाती है। मगलूब चिल्लाना चाहता है मगर चिल्ला नहीं पाता। वो कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि बेबसी से अपने मलने का नज़ारा करता रहे। मेरा आहिनी पंजा उसी मखसूस मकाम को गिरफ्त में लिए हुए था और मेरे घुटनों ने मजबूती से इसकी गर्दन को जकड़ रखा था। वो मचला, तड़पा, ज़िबा होते हुए बकरे की तरह टकराया, लेकिन महज 10 सेकंड के मुख्तसर वक्फे में इसकी मदाफत ख़त्म हो गई। इसकी सांसों का ताना बाना उखड़ गया, इसमें ज़िंदगी की रमक तक बाकी न रही। इसकी फैली और फटी हुई आंखों में खौफ और हैरत का समुंदर ठाठे मार रहा था। मेरे सामने इस वैम्पायर की लाश पड़ी थी जिसने अब तक जाने कितने बेगुनाह इंसानों का खून चूसा था और सिर्फ 10 सेकंड में लुक़मा अजल बन गया था। उस्मान को किया कराया शिकार तो ज़रूर मुयस्सर आ गया था, लेकिन इसका हरीफ तरबियत याफ्ता गुरीला था। इसने बमुश्किल चंद सेकंड्स के बाद ही उस्मान की बरतरी ख़त्म कर दी थी और जब मैं उम्मीद सरकार से फारिग होकर पलटा तो वो उस्मान पर बैठा स्टेन गन संभालने की फिक्र में था। किसी भी लम्हे किसी की नज़र भी हम पर पड़ सकती थी और बना बनाया खेल बिगाड़ने का खतरा मोल लेने के लिए मैं तैयार नहीं था। सोचों से ज़्यादा बामल होने का जज्बा मेरे रगों पे में सरायत कर गया। मैं उठा, झपटा और दोनों हाथ जोड़कर इसकी गर्दन पर एक ख़ास जाविये से जमाए वो बगैर आवाज़ निकाले ढेर हो गया। उस्मान ने झटक कर लाश से निजात हासिल की। मैंने स्टीम गन उठाने की जहमत भी न की और हैरत ज़दा उस्मान का हाथ पकड़कर एक तरफ दौड़ लगा दी, क्योंकि एक शेंटिंग करते इंजन से बाहर लटकती गर्दन ने इस ड्रामे का आखिरी मंजर देख लिया था। जब तक इसकी हैरत ज़दा निगाहें वहाँ से हटती, हम इसकी दस्तरस से बाहर हो चुके थे। वहाँ खड़ी मुख्तलिफ गाड़ियों के डब्बों में हम एक तरफ से दाखिल होते और दूसरी तरफ से निकल जाते, लेकिन गाड़ियों का ये सिलसिला शैतान की आंत की तरह तवील होता जा रहा था। मेरी मकदूर भर कोशिश यही थी कि हमसे अफरा तफरी का मुजाहिरा न हो पाए। हम किसी को खुद पर शक करने का मौका देने के लिए तैयार नहीं थे। हमारी रफ्तार तेज़ ज़रूर थी, लेकिन ये बिल्कुल वैसी ही तेज़ थी जिसका मुजाहिरा कोलकाता की सड़कों या रेलवे प्लेटफार्मों पर दफ्तर पहुंचने वाले किया करते थे। हम भाग नहीं रहे थे, तेज़ रफ्तारी से चल रहे थे। उस्मान ने मेरे हाथों लम्हों में इनकी मौत का नज़ारा किया था। मेरा ये रूप इसके लिए अजनबी तो था नहीं, मेरी खसूसी अहलियत का उसे बखूबी अंदाज़ा था, लेकिन खाली हाथों अभी तक इसने किसी को किसी का खून करते नहीं देखा था। फिर जिस तरह हम मौत के आईनी शिकंजे से निकलकर मौत को शिकस्त देकर भागे थे, वो इसके लिए एक हैरत अंगेज़ तजर्बा ही नहीं, मौजज़ा था। और ऐसे मौजज़े का इंकशाफ इस पर पहली मरतबा हुआ था।
फौज की किसी गश्ती पार्टी के साथ दुश्मन पर घात लगाना, ठाएं ठाएं करना या डायनामाइट लगाकर किसी पुल को उड़ा देना और बात थी, और किसी कमांडो के साथ खाली हाथों किसी की जान निकलते देखना और बात थी। वो कुछ खोया खोया सा नजर आता था। अभी तक उसने खुद को सूरत हाल से हम आहंग नहीं किया था। कहाँ चले गए उस्मान भाई? मैंने रेलवे लाइन अबूर करते हुए उसे हालात के तिलिस्म से निकालना चाहा। ओ कुछ नहीं, इसने चलते चलते जवाब दिया। एक फीकी सी मुस्कुराहट जबरदस्ती इसने होंठों पर चिपका रखी थी। वैसे तो सब ठीक ठाक है ना? मैंने इसके कंधे को टटोला। सब अच्छा। इसने हमारी एक मखसूस इस्तलाह मुस्कुराते हुए अपनाई। शायद इसने अपनी बुज़दिली को महसूस कर लिया था और इस तरह के दो चार हल्के फुल्के जुमलों का तबादला करके हमने माहौल को किसी तरह तक गैर संजीदा कर लिया था। अब हम रेलवे स्टेशन की आवाम से भरे पूरे एक प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए, जहां रेलवे शेड की दूसरी तरफ दो लाशों की मौजूदगी की इतला ने खासी सनसनी फैला रखी थी। ऐसे कत्ल यहाँ रोज़ाना का मामूल है, लेकिन एक स्टेन गन और पिस्तौल की मौजूदगी में इनका बगैर गोली के मर जाना लोगों की समझ से बाहर था। पाकिस्तानी घुसपैठियों की हरकत है। लाशें रात की वहीं धरी थीं। हमला आवर अभी यहीं मौजूद होंगे। मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ अंदाजे और मुख्तलिफ बातें। हमारी वहाँ मौजूदगी के दौरान ही एक रेलवे मुलाजिम हाँफता कांपता वहाँ आ गया। लोग किसी नए इंकशाफ की तवक्का में इसकी तरफ लपके। अभी मरे हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने खुद ही नहीं मरते देखा है। दो थे वो, उन्होंने गला दबाकर उन्हें मार डाला और इसके साथ ही खौफ की एक नई लहर लोगों में दौड़ गई। मैं न कहता था कि कत्ल अभी हुए हैं। एक कोने से आवाज़ आई, कातिल यही मौजूद हैं, कहीं नहीं जा सकते। एक दूसरे महाशय जी ने शोशा छोड़ा, मरने वाले फौज के आदमी हैं। इसी रेलवे मुलाजिम ने दोबारा ऐलान किया और इस ऐलान के साथ ही वहाँ अफरा तफरी फैल गई। सबकी जुबान पर एक ही तकरार थी, पाकिस्तानी कमांडो आ गए, पाकिस्तानी कमांडो आ गए। फौज के आदमियों को तो जाहिर है दूसरे फौजी ही के आदमी ही मार सकते हैं। लोग हरे ओम, राम राम और वाहे गुरु है काली माता और न जाने क्या क्या अनाब शनाब पुकारते वहां से गायब हो रहे थे। प्लेटफॉर्म की रौनक घटती जा रही थी। हम एक कोने में लगे टेलीबूथ के सामने खड़े बेचैनी से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। मुझे पहली फुर्सत ही में ये इतला सेफ हाउस को देनी थी। दुश्मन के मुतालिक हमारे अंदाजे बिल्कुल गलत साबित हुए थे। वो हमारी तवक्कुआत से बढ़कर चालाक निकले। उन्होंने पहले ही मरहले में हम पर हाथ डालने के बजाय हमारा ताकुब करके पूरे गैंग को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया था। उस्मान तो बराह रास्त उनसे मुंसलिक था और इसके हाथ से निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन मैं गायब होकर कहाँ चला गया, इसी हकीकत का सुराग लगाने के लिए वो बेचैन थे। मुझे ये इल्म तो था कि जिस तरह चक्कर दे देकर मैं उस्मान को सेफ हाउस तक ले आया था, बड़े से बड़ा सिक्योरिटी वाला भी अगर मेरे ताकुब में होता तो इसने डॉज खा लिया होगा। लेकिन ऐसा रिस्क लिया ही क्यों जाए? नए सिरे से मंसूबाबंदी और अपने ठिकानों का खात्मा तो काबिल बर्दाश्त है, लेकिन ये बात काबिल बर्दाश्त नहीं कि दुश्मन को हम पर शक हो जाए और हमारी किसी गलती की वजह से हमारा एक एजेंट भी इसके हत्थे चढ़ जाए। इस तरह बहुत से लोग बगैर कुछ किए ज़ाया हो जाएंगे। ट्रेनिंग का यह सबक खुली किताब की तरह मेरे सामने था। खुदा खुदा करके हमारी बारी आई। मैंने नंबर घुमाया और नंबर मिलते ही कोड वर्ड्स दोहरा दिया। दूसरी तरफ से भी जवाब वसूल हुआ और फ़ोन क्रेडल में लटका कर मैं बाहर निकल आया। दूसरी तरफ मेरे साथी हरकत में आ चुके थे। कोलकाता की मिसाल इस समुंदर जैसी है जिसमें दुनिया भर के नदी नालों का पानी आकर इकट्ठा होता है। यहाँ भारत ही नहीं दुनिया भर में पाए जाने वाले तमाम नस्लों के लोग मौजूद हैं। मकामी और गैर मकामी की तमीज़ यहाँ मुश्किल है। भारतीय अवाम में से गैर मकामियों में सबसे नुमाया पंजाबी हैं, और वो भी पंजाबी सिख, जिसका रूप मैंने धार रखा था। कोलकाता की सिक्योरिटी के मुतालिक मुझे कोई गलत फहमी नहीं थी। मुझे इल्म था कि इस वक्त तक स्टेशन क्या इसके इर्द गिर्द के तमाम इलाके में चप्पे चप्पे पर इन लोगों की नज़र होगी। अगर मकतूलीन किसी बाकायदा मंसूबे के तहत हमारा पीछा कर रहे थे तो उनकी आमदोरफ्त का बाकायदा रिकॉर्ड वहाँ मौजूद होगा और इनके साथियों को बखूबी इल्म होगा कि वो किन लोगों का ताकुब कर रहे थे। इस सूरत में सबसे पहले उन्हें हम दोनों पर शुबा होता। भारतीय इंटेलिजेंस रॉ यहाँ सरगर्म अमल थी। इनके अफसरान KGB के तरबियत याफ्ता थे और जदीद तरीन आलाते जासूसी से आरास्ता थे। इनके लिए किसी क्लू का हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं होता और एक मरतबा अगर कोई मामूली सा क्लू इनके हाथ लग जाए तो वो बड़ी तेज़ी से हरकत में आ जाते हैं। उम्मीद सरकार जैसे बैनुल-अक़वामी गुंडे की बराह रास्त निगरानी रॉ ही कर रही थी और इसकी सरगर्मियों का रिकॉर्ड भी वही महफूज था। अगर पुलिस लाशों तक पहुंच चुकी थी तो इसका वाज़ेह मतलब यही था कि अब इंटेलिजेंस वाले हम दोनों का खोज लगा रहे हैं। मैंने अपना हुलिया दाढ़ी बढ़ाकर सिखों की तरह पगड़ी बांधकर
काफ़ी हद तक तब्दील कर लिया था, लेकिन उस्मान जिस रूप में घर से निकला था इसी रूप में अभी तक मौजूद था और इसकी पहचान लिए जाने का खतरा भी इसके साथ ही मंडला रहा था। अब मसला था फिलहाल यहाँ से गायब होने का, और वो भी इस सूरत में जबकि चारों तरफ सिक्योरिटी वाले शिकारी कुत्तों की तरह हमारी बू सूंघते फिर रहे थे। मुझसे पहले उस्मान के जहन में इस वसवसे ने सर उठाया, जिसका इजहार करते वक्त फरार की राह भी उसने साथ ही बता दी। हम इस वक्त लोगों के बीचों बीच रास्ता बनाते एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रहे थे। उस्मान ने चाय के एक स्टॉल के नज़दीक मुझे रुकने का इशारा किया और हम वहाँ पहले से तैयार शुदा चाय की एक एक प्याली पकड़कर एक कोने में जा खड़े हुए। अली भाई, इसने चाय का कप होंठों से लगाए हुए सरगोशी की। हाँ, मैंने भी इसी एक्शन में जवाब दिया। मेरे ख्याल में हमारा इकट्ठा रहना दोनों के लिए नुकसानदेह है। क्यों भला? महसूस तो मैं भी कर रहा था, लेकिन इसके ख्यालात जानने के लिए मैं उसकी आंखों में झांकने लगा। वो लोग शुरू से अब तक मेरे पीछे हैं, तुम दरमियान से गायब हो गए थे। मेरे ख्याल में मुझे उन्होंने इतनी मोहलत भी इसलिए दी थी कि जब मैं तुमसे मिलूं वो हम दोनों पर हाथ डाल सकें। उम्मीद और इसका साथी मेरा ताकुब करते यहाँ तक आए थे। शायद इसके साथी ने फायर भी हमें धमकाने के लिए किया था। अगर मारना मकसूद होता तो वो मुझे वहीं मार देते। अब इस हादसे के बाद तो वो हमारे खून के प्यासे हो रहे होंगे। मेरी इन्हें अच्छी पहचान है और तुम्हें शायद न पहचान पाएं। वो लोग यहाँ ज़रूर मौजूद होंगे। तुम्हारा मेरे साथ रहना अब ठीक नहीं। एक जान का दो जानों से जाना बहरहाल एहसन है। यह कहकर वो खामोश हो गया। ज़िंदगी बहुत प्यारी शय है। यह कोई किताबी फ़िक्रा या कोई ऐसी तहरीर नहीं जो बसों या ट्रकों की पेशानी पर सजा दी जाए, बल्कि फितरी तकाजा है। वो बंदरिया जिसने अपने पाँव जलने पर बच्चों को पाँव तले ले लिया था, कोई बहुत जालिम माँ नहीं थी, बल्कि जानदार की अपने आप से अज़ली मोहब्बत के हाथों मजबूर हो गई थी। उस्मान की बात बज़ाहिर तो बड़ी माकूल थी। अगर मरना ही था तो वो अकेला मरे, मैं क्यों खामखा इसके साथ मरूं। लेकिन एक मरते हुए इंसान से अलग हो जाना मेरी गैरत के मुनाफी ही नहीं, बल्कि तरबियत के भी सरासर बरक्स था। मैंने अपनी फ़ौज के मुख्तलिफ रेजिमेंटल हेडक्वार्टर्स में गूंजती वो कहानियाँ सुनी ही नहीं, महसूस भी की थी कि एक जवान की सिर्फ लाश हासिल करने के लिए 5-5 जवान शहीद हो गए थे। मेरा ताल्लुक किसी रिवायती फ़ौज से नहीं था, बल्कि एक ख़ास कौमी नहज पर मेरी तरबियत की गई थी। हम जीते भी इकट्ठे ही हैं और मरते भी इकट्ठे। मैंने इस जियाले को अभी फरामोश नहीं किया था, जिसने पहले ही मुहिम में यह कहकर मेरा हुक्म मानने से इनकार कर दिया था कि साहिब फोरदल हमारा संगी है। हमने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया है। हमने सारी ज़िंदगी एक दूजे का संग निभाया है। अब मौत की शाहराह पर वो अकेला कैसे जाएगा? हम अपने गाँव वालों को क्या मुँह दिखाएंगे सर? रोज़े क़यामत अपने संगी से आंखें कैसे मिलाएंगे? सर बफलक पहाड़ों के दरमियान जन्म लेने वाले इस पत्थर दिल और अनपढ़ पठान ने मुझे इसार की तरबियत जान कर दे दी थी। मैंने इसका सबक भुलाया नहीं था। ऐसे सबक हम भुलाया नहीं करते। सच्चे जज्बों में गुंदी हुई कुर्बानियाँ फरामोश की ही नहीं जा सकती। यह पूरब पश्चिम का संग है उस्मान भाई। हम 1000 मील की मुसाफत तय करके एक दूसरे में जज़ब हुए हैं। दुनिया की कोई ताकत, खतरे का कोई एहसास मोहब्बत की इस दीवार को नहीं तोड़ सकता है। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखकर इसकी तरफ झुकते हुए अपने फैसले से आगाह किया। अली भाई वो इससे ज़्यादा कुछ न कह सका। जज्बात की शिद्दत से इसका गला रंध गया था। चाय की प्यालियाँ रखकर हम वहाँ से आगे बढ़ गए। मैंने तरबियत के मुताबिक उसे अपने आगे रखा और ख़ुद इसका ताक़ुब करने लगा। उस्मान हजूम के बीचों बीच खुद को एक तरह से छुपाए हुए चल रहा था, लेकिन कब तक? आखिर इन लोगों ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थीं। यूं भी मैं कभी खुशफहमी का शिकार नहीं रहा था। हम दोनों प्लेटफॉर्म की सीढ़ियां चढ़कर उतर रहे थे। इस रास्ते पर मुसाफिर की आमदोरफ्त कुछ ज़्यादा नहीं थी। एक जगह सीढ़ियों के मोड़ पर एक ज़ात शरीफ गहरी नज़रों से आने वालों का जायज़ा ले रहे थे। खुदा जाने इसने उस्मान के चेहरे पर बिखरी बौखलाहट से कुछ अंदाज़ा लगाया। वो इन लोगों में शामिल रहा था जो उस्मान के हुलिये से आशनाई रखता था कि जैसे ही उस्मान इसके करीब से गुजरा, एक किधर जाता है ठहरो कहकर वो उस्मान की तरफ बढ़ा। उस्मान के पाँव तो वही ज़मीन में गड़ गए, जबकि मेरा रद्द-ए-अमल ज़रा मुख्तलिफ था। मेरी रफ्तार पहले से कुछ बढ़ गई और जैसे ही मैं इसके आगे से गुजरा, दाएं बाजू की ज़ोरदार ज़रब मैंने इसकी पीठ में लगाई। दूसरे सिरे से ऊपर आने वाले इक्का दुक्का मुसाफिरों ने यही समझा कि हम दोनों टकरा गए हैं। अचानक हमले ने इसे बौखला दिया और वो सीढ़ियों से फिसलता ऊपर चढ़ने वालों के कदमों में टिक गया। उस्मान के लिए यह हरकत मजरूब से भी ज़्यादा खिलाफ तवक्का थी। अभी तक उसे अपनी आंखों पर शायद यकीन नहीं आ रहा था। क्या मस्करी करता है बाबा? मैंने उसे बाजू से पकड़कर आगे की सीमत धकेला और फिर इसे अपने साथ ही लेता चला गया। यहाँ किसी को इतनी मोहलत नसीब नहीं थी कि वह रुककर गिरने वाले का अहवाल दरियाफ्त करता। एक तो यूं भी कलकत्ता की मरती मारती मखलूक सिर्फ अपने काम से काम रखने की आदी है। दूसरे पाकिस्तानी कमांडोज के हाथों होने वाले कत्ल स्टेशन पर वैसे ही सरासिमगी फैली हुई थी।
इसे संभल कर चिल्लाने या लोगों को हमारी असलियत बताने में जितना वक्त दरकार था वो कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं था, लेकिन इतना कम भी नहीं कि हम उससे फायदा ना उठा पाते। बजाय सीधे रास्ते चलने के हम वहीं से बाएं तरफ कटे और सीढ़ियों के इस तलीसम होशरुबा में कभी दाएं कभी बाएं चढ़ते उतरते बिलाखिर एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर उतर गए, जहां मुख्तलिफ भाषाओं में एक ही फिक्रे की तकरार गूंज रही थी। यहाँ पाकिस्तानी कमांडोज मौजूद हैं, वो अभी अभी परले प्लेटफॉर्म से भाग कर निकल गए हैं। गोया इस जाते शरीफ ने चीख चीख कर लोगों को हमारे बारे में आगाही दे दी थी। हमारी हालत अब इस शेर जैसी थी जो हांका करने वालों के दरमियान फंस जाए और जिसके गिर्द अगिर्द घेरा तंग से तंग होता जा रहा हो। हमारी पहचान अगर किसी को यहाँ हो जाती तब तो भागने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था, क्योंकि हम लोग एक बड़े हजूम में घिरे हुए थे। लेकिन लोगों में फैली अफरा तफरी ही वाहिद उम्मीद थी जिससे हमें फ़ायदा उठाना था। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।